एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज का जो वीडियो है वो है 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आज से हम 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। आप सभी का कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही पॉजिटिविटी मिल रही है कि आप सब इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि मैम काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा एनसीईआरटी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 7th क्लास की एनसीईआरटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरे चैप्टर में एक ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है पर्यावरण का। पर्यावरण के चैप्टर में हम देखेंगे पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे किन किन शब्दों से लिया गया है। वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, उसको भी हम देखेंगे। जीवीय, अजीवीय और पारितंत्र के बारे में भी हम इस पर्यावरण में पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो पृथ्वी के बारे में है, हमारी पृथ्वी के अंदर। अभी तो हम पृथ्वी के ऊपर पढ़ रहे थे 6th क्लास की ज्योग्राफी में। हमने ब्रह्मांड से शुरू किया था, उसमें सौर मंडल, पृथ्वी वगैरह पढ़ते हुए, उसमें ग्लोब, अक्षांश, देशांतर पढ़ते हुए पृथ्वी के ऊपरी भाग पे जो भी स्थलाकृति बने हुए हैं उन सबको हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। अब इसमें हम पृथ्वी के अंदर पढ़ेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसे हैं, क्या है पृथ्वी के अंदर, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शैल क्या होते हैं और जीवाश्म क्या होते हैं, हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। चैप्टर है वो है हमारी बदलती पृथ्वी और इसमें हमें पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में थोड़ा सा परिचय हम देख चुके हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी में। उसके बाद भूकंप के बारे में पढ़ना है, मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या बनती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए यही खासियत है एनसीईआरटी बुक्स की, हम धीरे धीरे बच्चों की तरह पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में और बाद में हम एकदम अपर लेवल पे पहुंचते हैं। जैसे यही टॉपिक जब आप 6ठी 7वीं में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, आपको बच्चों की तरह बताया जा रहा है। लेकिन इसी को जब हम 12वीं में पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बिल्कुल इसका अपर लेवल पढ़ेंगे। तो यही है एनसीईआरटी की खासियत। 6 से लेके 10 तक का जो है एनसीईआरटी का ये जो नोट्स वाली सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अभी काफ़ी सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी 1-2 लोग कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी व्हाट्सएप नंबर नहीं बता रही हूँ। और भी जिनको चाहिए, काफ़ी लोग देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आपका जो हमारे लिए जो मोटिवेशन है वो आपका सब्सक्राइब और लाइक ही है, तो इसमें कमी नहीं कीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं। तो तीसरे चैप्टर में हमें ये सब पढ़ना है। उसके बाद बात आती है चौथे चैप्टर की। तो चौथे चैप्टर जो है वो है वायु। वायु के बारे में हमें तापमान पढ़ना है, वायुमंडल की संरचना कैसी है, मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ना है, पवन के बारे में पढ़ना है, वायु दाब क्या है, वर्षा क्या है और वायुमंडल का संगठन कैसे होता है, इसके बारे में हमें वायु वाले चैप्टर में पढ़ना है। 5वें चैप्टर में देखते हैं हम, 5वें चैप्टर में है जल और इसमें हम महासागरों के बारे में भी पढ़ेंगे। जल का वितरण कैसा है पूरे पृथ्वी पर, महासागरीय परिसंचरण क्या है और महासागरीय धाराएं क्या हैं। बहुत सारी महासागरीय धाराएं होती हैं जो ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। छठा जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, जिसको हम 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव अभी वो रिसेंटली वो चैप्टर ख़त्म हुआ है, जिसका चैप्टर नंबर 8 है, सबसे लास्ट 6th क्लास की एनसीईआरटी का। और ये है वनस्पति के प्रकार, घास स्थल, ध्रुवीय प्रदेश में वनस्पति कैसे होते हैं, इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। मौसम, जलवायु और वन्यजीव वनस्पति को हमने पढ़ा था 8वें चैप्टर में 6th क्लास वाली एनसीईआरटी में। 7वां जो है वो है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। मानवीय पर्यावरण का मतलब है कि मानव द्वारा बनाए गए पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, जैसे बस्तियां हैं, परिवहन है, आने जाने की सुविधाएं और संचार, इनके बारे में हमें बताया गया है। जैसे बस्तियों के बारे में प्रारंभिक मानव कैसा था उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ऋतु प्रवास और परिवहन एवं संचार के बारे में बताया गया है। देखिए एनसीईआरटी के साथ ही मैं सोच रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट एक सीरीज़ शुरू करने का, जिसमें हम वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो आपको ये सीरीज़ अगर चाहिए, आप चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं वो भी शुरू करूँगी। उसके बाद का जो चैप्टर है वो है 8वां चैप्टर जो है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच जो क्रियाएं हैं उनके बारे में, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों के बारे में है।
ये इस चैप्टर में हमें जलवायु पढ़ना है, वर्षावन पढ़ना है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है वो पढ़ना है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि भारत में है। अध्याय 9 है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन कैसा है, वनस्पति जात कैसे हैं और प्राणी जात जो है वो कैसे हैं। अध्याय 10 में रेगिस्तान में जो जीवन है वो किस प्रकार का है, वो रेगिस्तान चाहे विश्व का हो या हमारे भारत का जो राजस्थान वाला जो रेगिस्तान है वो हो, उसमें जीवन कैसा है उसके बारे में पढ़ना है। देखिए अध्याय 1 जो है ये है पर्यावरण, और पर्यावरण में हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पर्यावरण के जो घटक हैं, पर्यावरण के यहाँ पे देखिए 3 घटक यहाँ पे बनाए गए हैं। एक यहाँ है मानव है पर्यावरण का घटक, ये है प्राकृतिक घटक और ये है मानव निर्मित घटक। 3 तरह में, एक है प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित और तीसरा है मानव, खुद मानव भी पर्यावरण का एक घटक है। तो प्राकृतिक घटकों में हम देखते हैं जैसे जलमंडल है, वायुमंडल है, ये प्राकृतिक है, जलमंडल भी प्राकृतिक है, वायुमंडल भी प्राकृतिक है। स्थल जो है स्थलमंडल ये भी प्राकृतिक घटक है। जैवमंडल प्राकृतिक घटक है क्योंकि सभी जीव इस वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के एक कॉम्बिनेशन में सभी जीव रहते हैं, तो ये भी जो है पर्यावरण के घटक हैं और ये प्राकृतिक में आते हैं। उसके बाद बात आती है मानव निर्मित घटक की। मानव निर्मित जो घटक हैं जैसे इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है, ये सभी जो हैं ये मानव निर्मित घटक हैं। और भी सारे घटक हो सकते हैं जो मानव निर्मित हो सकते हैं। अब देखिए खुद मानव एक पर्यावरण के घटक है, तो ये कैसे है? तो सबसे पहले देखिए मानव का कैसे एक विकास होता है एक सामाजिक रूप में। सबसे पहले एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है, धीरे धीरे उसका परिवार होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति से एक परिवार बना, फिर वो परिवार कई सारे परिवार मिलकर एक समुदाय होंगे, यानी कि एक समुदाय है जिसमें कई सारे परिवार रह रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे व्यक्ति है, दूसरे नंबर पे परिवार है, तीसरे नंबर पे समुदाय है, चौथे नंबर पे आता है धर्म, यानी कि उस समुदाय और उस परिवार के, वो जो परिवार जिस समुदाय में रहता है उसी समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों की तरह और भी लोग होंगे जो उनके धर्म के होंगे, तो चौथे नंबर पे है धर्म। पाँचवें नंबर पे शैक्षिक आता है, तो वो सभी व्यक्ति जो हैं वो शिक्षित होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद आता है आर्थिक, फिर आता है राजनीतिक स्थिति। तो इस तरह से मानव भी एक पर्यावरण का घटक है। तो ये स्थिति होती है मानव की, एक व्यक्ति होता है, फिर परिवार, फिर समुदाय, फिर धर्म, फिर शैक्षिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। तो इस तरह से ये मानव का है। अब देखिए विश्व, अभी हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण के बारे में बताया गया है, पर्यावरण का जो अंग्रेजी होता है वो एनवायरनमेंट होता है, और एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है वो एक फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। यानी कि ये जो एनवायरोनेर है जिससे एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसको हिंदी में हम पर्यावरण कहते हैं, इसका अर्थ जो होता है वो है पड़ोस। वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में हमने देखा था। वस्तु विनिमय पद्धति ये है जो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिससे धन का प्रयोग नहीं होता, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। पहले के जो लोग होते थे, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो ये लोग अपना काम वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा चलाते थे। जैसे मान लीजिए किसी को आटे की ज़रूरत है, ये बहुत ही सिंपल सा एक उदाहरण है कि किसी को आटे की ज़रूरत है और एक लोग को चावल की ज़रूरत है, तो जिसके पास चावल है वो चावल वाले को देगा, जिसके पास आटा है वो आटे की ज़रूरत वालों को देगा। अगर उनके बीच का वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया तो वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही जटिल हो जाती थी। क्योंकि मान लीजिए कि किसी के पास चावल है और मेरे पास भी चावल है, आपके पास भी चावल है, और मुझे आटे की ज़रूरत है, तो मैं आपको चावल दे के आटा लेना चाहती हूँ और आटा आपके पास है ही नहीं, आपके पास भी चावल है। तो इस तरह से ये बहुत जटिल हो जाता था। जब से मुद्रा का विकास हुआ तब से ये चीज़ें आसान हो गई। अब यहाँ पे जीवीय एक हमने देखा था, जीवीय, अजीवीय और पारितंत्र के बारे में। तो जीवीय वो है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप व जंतु हैं, ये जीवीय होते हैं। अजीवीय वो होते हैं जैसे निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल है, भूमंडल है, स्थल है, मेज, कुर्सी, जितनी भी चीज़ें जो सांस नहीं ले सकती, जिसमें जीवन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा हम लोग पढ़े हैं बचपन में, तो ये सब अजीवीय हैं, जिसको हम निर्जीव भी कहते हैं। लास्ट है पारितंत्र। उसके बाद से है दूसरा चैप्टर, लास्ट है पारितंत्र। पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आस पास के पर्यावरण और पर आश्रित होते हैं। अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है, तो इसे कहते हैं पारितंत्र। तो ये सभी चीज़ें पर्यावरण में हम यहाँ पे देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टोटल जो है, ये देखिएगा, ये 29 पेज का
ये टोटल जो है यहाँ पे नोट्स है। और ये है 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। एक बार आप 7th क्लास की, एक बार आप 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बुक देखिएगा, वो बिल्कुल 29 पेज का नहीं होगा। तो इसलिए हमें नोट्स बनाना ज़रूरी है। आप बुक को जितना बार भी पढ़ लें, लेकिन आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए। आप चाहें तो यहाँ से देख के आप अपना नोट्स बना सकते हैं, या फिर यहाँ से देखकर एक आइडिया लेके आप इससे भी अच्छा नोट्स बना सकते हैं। देखिए, हम जो ये डिजिटल दुनिया है और जो ये एडिटिंग का और एनिमेशन का जो ये दुनिया है ना, इसमें हम पेन पेपर से दूर होते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पेन पेपर ही आपकी जो है, आपकी या हमारी हकीकत है। यही हमारी हकीकत है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पेन पेपर ही यूज़ करना है। और खासकर यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी अधिकारी ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पेन पेपर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारा लिखना है और पेन पेपर पे लिखना है। हम 10 मिनट 15 मिनट का एनिमेशन वीडियो देख के जो खुश हो जाते हैं, भारत से नदियाँ निकलती हुई दिखाई देती है। एक गंगा नदी है, हम उसको भारत के मैप पे पढ़ रहे हैं, वो एनिमेशन के द्वारा निकलती हुई दिखाई दे रही है। हम पढ़ लिए कि उद्गम यहाँ है और इस मुहाना यहाँ बनाती है, इसके नगर, इसके आसपास ये शहर हैं, तो सिर्फ वो पढ़ लेने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। यूपीएससी बीपीएससी कभी नहीं पूछेगी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है और इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं। वो ये नहीं पूछेगी, वो अब आपसे रिलेट करके पूछेगी, उसकी सांस्कृतिक विविधता पूछेगी, आर्थिक रूप से क्या महत्व है, राजनीतिक दृष्टिकोण से वो कैसी है। इस तरीके से कई सारे डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको बुक में मिलेंगे, या फिर कोई डिटेल्स क्लास आप कीजिएगा तो वहाँ मिलेंगे। तो इस तरह से आप 10-15 मिनट का वीडियो जो देखते हैं एनिमेशन से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, आप मत देखिए, लेकिन आप उससे ये मत सोचिए कि आप उससे बहुत बड़ा कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो उतने ही में आपका कुछ नहीं होने वाला है। वो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को, बुक को पढ़ना मत छोड़िए, बुक से एकदम जुड़े रहिए, बुक को पढ़िए। इतना समझिए कि जितना आपको किसी वीडियो में मिलेगा, उससे ज़्यादा ही बुक में मिलेगा। और उसके बाद से नोट्स बनाने का ज़रूर प्रयास करिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एनसीईआरटी का प्रयास किया है, आप भी प्रयास कीजिए। आप देखिए इस नोट्स में क्या छूटा हुआ है, अगर कुछ छूटा हो तो हमें भी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।